वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम MD-CAT की जो ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस है इसका हम टेस्ट नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है अ बॉडी कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर देन इट्स एवरेज स्पीड। अच्छा, ये आपको पता होगा कि जब हाफ डिस्टेंस बॉडी कवर करती है एक स्पीड पे और हाफ कवर करती है दूसरी स्पीड पे, उस केस में एवरेज का फार्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 होगा। तो इसमें v1 मेरे पास 30 है, v2 मेरे पास 60 है। तो अगर मैं सब्सिट्यूट करूँगा तो ये 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब जो है वो 40 आ जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन बी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब है डायरेक्शन मोशन का चेंज होगा और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए हम कह सकते हैं 3 और 4 सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो जब nth सेकंड की बात होगी तो उसमें जो डिस्टेंस कवर्ड का हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे उसका फार्मूला होगा, नीचे फार्मूला मैंने दिया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड इज़ 1/2a 2n-1। n यहाँ पे सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5th सेकंड की बात हो रही है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, इसमें से 1 माइनस होगा तो 9 होगा। कुल मिलाकर इसका जवाब 36 होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर 36 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अ ट्रेन वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and can be stopped at a distance of 100 meter. If now same train is moving with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर then can be stopped. तो ये एक रिलेशन होता है कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली डेसेलरेटेड होती है तो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी से। सो इसलिए रेशो बनेगा S1/S2 = v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर। तो पहले रुकने का डिस्टेंस 100 था जबकि पहले वेलोसिटी 30 थी। अब रुकने का डिस्टेंस S2 है जबकि वेलोसिटी 60 है। स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 30 का स्क्वायर 900 होगा और 60 का स्क्वायर 3600 होगा। 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 9 का टेबल 1 टाइम, इस पर 4 टाइम होगा। 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इसका राइट आंसर 400 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है 1000 kilogram block is acted by force and it was displaced by 100 meter in just 5 seconds. Find the force acting on body. तो यहाँ पर अगर हम इसकी सॉल्यूशन देखेंगे तो बॉडी का मास 1000 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस इसने 100 मीटर कवर किया टाइम 5 में। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। टाइम की जगह मैंने 5 रखा तो ये 25 हो जाएगा और ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 200 होगा। 200 से जब 25 डिवाइड करेगा तो 8 होगा। एक्सेलरेशन 8 निकल आई तो फोर्स होता है F = ma। 1000 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूटन्स डैश लॉ डिफाइंस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड न्यूटन डैश लॉ डिफाइन स्टेट ऑफ एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है और सेकंड लॉ जो है वो एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 अ बस हैविंग मास 5000 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड कोलाइड्स विद कार ऑफ मास 2000 kg इन रेस्ट। आफ्टर कोलिजन बस केम इन टू रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो इसमें कार और बस की कोलिजन हो रही है, बस अपना मोमेंटम लॉस कर रही है, कार उसका मोमेंटम गेन कर रही है। तो बस का मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी
बस का मास था 5000, वेलोसिटी थी 20, कार का मास था 20,000, 2000 और उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो 3 0 कैंसिल हो गए और 2 का टेबल 1 टाइम, 20 पे 10 टाइम मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारा 50 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में आपको पता है सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइटर बॉडी इज मूविंग एंड कोलाइड्स विथ हैवी बॉडी इन रेस्ट। जब लाइटर बॉडी और हैवी बॉडी आपस में कोलाइड करते हैं तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि जितना फोर्स लाइटर बॉडी हैवी बॉडी पे लगाएगी उतना ही फोर्स हैवी बॉडी लाइटर बॉडी पे लगाएगी। तो ऑप्शन सी होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 होगा, डैश इज एन एजेंसी व्हेन अप्लाइड ऑन बॉडी चेंजेस आर टेंड्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो यह डेफिनेशन बेसिकली फोर्स की है कि फोर्स एक ऐसी क़ुव्वत होती है जो बॉडी की स्टेट चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज़ कॉल्ड। तो फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट है हम इसको इम्पल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आयरन बॉल एंड प्लास्टिक बॉल आर मूविंग विथ स्पीड एंड कोलाइड्स विथ वॉल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब इसमें यह होगा कि आयरन का बॉल दीवार के साथ जब कोलाइड करेगा तो कम वेलोसिटी के साथ आएगा, जबकि प्लास्टिक का बॉल जो है वो ज़्यादा स्पीड से वापस आएगा। तो इसका मतलब है प्लास्टिक बॉल का मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, इसलिए हम कहेंगे कि प्लास्टिक का बॉल ज़्यादा इम्पल्स लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 65 मीटर आफ्टर 3 सेकेंड स्टोन स्टॉप्ड एंड देन रिलीज, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। अब ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सबसे पहले हमने इसको 3 सेकंड के लिए अलो किया, तो 3 सेकंड में जब ये नीचे जाएगा तो 45 मीटर ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये ग्राउंड से 20 मीटर नीचे है। तो अब हम समझेंगे कि भाई ये 20 मीटर से जब गिरेगा तो कितना टाइम लेगा। तो हमने h की जगह 20 रखना है और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमने टाइम कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि भाई t जो है वो 2 सेकंड है। इसका मतलब है ये 2 सेकंड के बाद ग्राउंड पे आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन समझें, हमने 65 मीटर से छोड़ा बाल को और हमने 3 सेकंड के बाद इसका मोशन रोक दिया, तो 3 सेकंड में बाल 45 मीटर नीचे आ जाएगा और अभी भी वो बाल ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है। फिर हम उसको दोबारा अलो करेंगे तो 20 मीटर फॉल करने के लिए उसको 2 सेकंड लग जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो स्विमिंग भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है, मोशन ऑफ रॉकेट भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पे है, रिकॉयल ऑफ गन वाइल फायरिंग बुलेट ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है, फ्री फॉल मोशन में एक्सेलरेशन होती है तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसीलिए हम कहेंगे फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एट वाट एंगल अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी थ्रोन सो डेट इट्स रेंज विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो रेंज हाफ ऑफ मैक्सिमम तब होती है जब आप 15 डिग्री पे या 75 डिग्री पे थ्रो करें। बहरहाल 75 तो यहाँ पे नहीं है तो ये 15 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ 4 सेकंड, देन इट्स मैक्सिमम हाइट विल बी। ये एक रिलेशन है मैक्सिमम हाइट में और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में कि हाइट बराबर होती है gt²/8। अब हम टाइम की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 8 का टेबल 1 टाइम, इस पर 2 टाइम लगेगा। तो फाइनली इसका जवाब आ जाएगा 20 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ डबल्ड देन इट्स रेंज। जैसे कि आप जानते हैं कि रेंज प्रोजेक्टाइल की v0² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो रेंज उसकी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर 40 एंड 30, देन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज का एक फार्मूला ये भी है कि 2v0x v0y/g
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें दी गई है 30, वर्टिकल वेलोसिटी हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 40 दी गई है, वर्टिकल 30 दी गई है, जी का वैल्यू 10 है, 0 0 से कैंसिल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 240 इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है, विच फोर्स द फोर्स विच कंपेल्स ऑब्जेक्ट टू मूव अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ। ऐसा फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए मजबूर करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन इज। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल। उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है और आप कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगी, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। ए बॉडी इज मूव्ड बाय 2 मीटर देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन। तो यहाँ पर रेडियस 4 दिया गया, आर्क लेंथ 2 दिया गया, थीटा हमें चाहिए। जैसे हम जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा है, तो थीटा बराबर होगा एस अपॉन आर। एस की जगह 2 रखेंगे, आर की जगह 4 रखेंगे, तो इसका जवाब 0.5 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, अब बॉडी मूव्स अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी गई है, रेडियस दिया गया है और टेंजेंशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर होती है और इसकी जगह 4 रखेंगे, रेडियस भी 4 रखेंगे, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 16 होगा, फिर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 है, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। ये फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, h इज इक्वल टू GT स्क्वायर अपॉन 8। अब हमें रेशो किसका चाहिए, स्क्वायर ऑफ टोटल टाइम यानी T स्क्वायर अपॉन H। तो H को हम यहाँ ले जाएंगे, 8 वहाँ चले जाएंगे, G भी उसके साथ डिवाइड करेगा और G का वैल्यू 10 होता है, तो ये 4/5 हो जाएगा। 2 का टेबल लगाएंगे तो इसलिए 4:5 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूरिंग असेंडिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हम कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एट व्हाट मिनिमम स्पीड अ बुलेट मस्ट बी फायर्ड अपवर्ड सो डेट इट कैन हिट द टारगेट 40 मीटर अवे। अब जब भी टारगेट की बात होती है तो हम कहते हैं मैक्सिमम रेंज की बात हो रही है, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला V0 स्क्वायर अपॉन G है। यहाँ पे रेंज 40 है, तो अगर हम V0 कैलकुलेट करेंगे तो 20 आ जाएगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ गिवन बाय। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला मैंने ऊपर बताया, V स्क्वायर अपॉन G होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 है, मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर रिलेटेड बाय। तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की रिलेटेड होती हैं, R इज इक्वल टू 4h। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, अ मैन लिफ्ट 15 किलोग्राम बॉक्स फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट ऑफ 4 मीटर इन 2 सेकेंड्स, फाइंड द वर्क डन बाय मैन। तो आदमी जो वर्क करेगा वो पॉजिटिव करेगा और वो mgh करेगा। मास की जगह 15 रखेंगे, g की जगह 10 रखेंगे, हाइट की जगह 4 रखेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 600 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर किसी भी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 10 किलोग्राम बॉडीज मूव अलॉन्ग सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड कंप्लीट हाफ साइकिल इन जस्ट 2 सेकेंड, फाइंड द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 वर्क करता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 31 होगा, 20 जूल वर्क इज डन टू एक्सेलरेट अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन हाउ मच एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक इट्स स्पीड 30। अब यहाँ देखें, जब हमने 0 से वेलोसिटी 10 कर दी तो वर्क जितना भी हमने किया वो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, और वर्क हमने किया 20 जूल।
अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर से। अगर आप वेलोसिटी 10 से 30 करेंगे, इसका मतलब है आपने वेलोसिटी 3 मरतबा बढ़ा दी, तो काइनेटिक एनर्जी 9 मरतबा बढ़ जाएगी। मतलब अब काइनेटिक एनर्जी जब उसकी स्पीड 30 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 180 होगी। अब वर्क डन हमेशा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी 20 से 180 करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो 160 जूल करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिस पे अभी ग्रुप में डिस्कशन भी हो रही है, वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, बाकी वो जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट में की थी वो बिल्कुल सही थी। तो किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तो ये एनर्जी का यूनिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, एट वाट काइनेटिक एनर्जी 2 kg बॉडी मस्ट बी थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस सो डेट इट कुड रीच अ हाइट ऑफ 5 मीटर। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक्चुअली ग्राउंड से काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हमें ग्राउंड से काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो वो mgh होगी, और यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे 259.8 तो ये 98 हो जाएगा। जब भी g का वैल्यू नहीं दिया जाएगा तो हम 9.8 कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था। फादर लिफ्ट्स 10 kg बॉक्स एंड हिज सन लिफ्ट्स 5 kg बॉक्स फ्रॉम ग्राउंड टू सेम हाइट इन 2 सेकंड एंड 1 सेकंड रेस्पेक्टिवली। यानी अबू ने 2 सेकंड लिए और बेटे ने 1 सेकंड लिया, पर अबू ने मास 10 kg का उठाया है। तो अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अबू जो है वो डबल काम कर रहा है, क्योंकि उसने हेवी ऑब्जेक्ट उठाया है और आप वर्क होता है mgh, तो अबू जो है वो डबल मास उठा रहा है, मतलब ये डबल काम कर रहा है, और लाजमी है अबू को टाइम भी डबल लग रहा है। तो हम कहेंगे दोनों के पावर्स सेम होंगे, क्योंकि अबू अगर डबल काम कर रहा है तो उसको डबल टाइम लग रहा है, बेटा अगर आधा काम यानी हाफ वर्क कर रहा है तो उसको टाइम भी हाफ लग रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे कि दोनों का पावर सेम होगा, पर अबू इसका ज़्यादा वर्क करेगा, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ हैव यूज सेम पावर, फादर हैज़ परफॉर्म्ड ट्वाइस वर्क एज कम्पेयर टू हिज सन। तो ऑप्शन 2 भी सही होगा, 4 भी सही होगा, तो सी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन बॉडी हैज़ कांस्टेंट पावर देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जब बॉडी के पास कांस्टेंट पावर होता है तो वेलोसिटी और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 36 है, लाइटर एंड हेवी बॉडी आर इन रेस्ट एंड एक्टेड बाय सेम फोर्स देन आफ्टर टाइम t। देखो लाइटर बॉडी और हेवी बॉडी अगर रेस्ट में होंगे और अगर उन पे सेम फोर्स लगाया जाएगा तो टाइम t के बाद जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी वो मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि लाइटर बॉडी जो है वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी, पर मोमेंटम गेन कौन सी बॉडी ज़्यादा करेगी, तो यहाँ देखें तो बोथ बॉडीज हैव गेन सेम काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं होगा। बोथ बॉडीज हैव गेन सेम मोमेंटम, ये सही होगा। मोमेंटम गेन इसके लिए सेम होगा क्योंकि मोमेंटम इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, तो फोर्स भी सेम लग रहा है, टाइम भी सेम है, इसलिए दोनों बॉडीज़ के पास मोमेंटम सेम आएगा। बाकी लाइटर बॉडी जो है उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर लाइटर बॉडी और हेवी बॉडी का मोमेंटम सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी लाइटर बॉडी की ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच कैन नॉट बी यूज टू मेजर द एनर्जी। तो एनर्जी के ये सारे यूनिट्स हैं सिवाय पाउंड के, पाउंड फोर्स का यूनिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, 2 किलोग्राम बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 100 मीटर इट्स स्पीड बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो बॉडी रेस्ट में थी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब बॉडी के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, मास यहाँ पे 2 रखेंगे, वेलोसिटी 20 का स्क्वायर करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एट वाट स्पीड 2 kg बॉडी मूव सो डेट इट्स काइनेटिक एनर्जी 64 जूल।
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv² है, 2 से कैंसिल हो गया, और काइनेटिक एनर्जी 64 है, इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी 8 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, साउंड वेव कैन नॉट बी। तो साउंड वेव सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, एयर में भी, वाटर में भी, पर वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 5 सेल्सियस। तो 5 सेल्सियस पे जो साउंड की स्पीड होगी, ये फार्मूला नोट कर लें। साउंड की स्पीड किसी भी सेल्सियस टेम्परेचर पे बराबर होती है 332 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई TC। तो टेम्परेचर यहाँ 5 रखेंगे, 5 0.3 से मल्टीप्लाई करेगा, 0.6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 330। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस होगा, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स बिकॉज सॉलिड सेव। तो साउंड हमेशा सॉलिड्स में तेज़ी से चलता है क्योंकि सॉलिड का बल्क मॉड्यूलस हाई होता है। जो चीज़ कंप्रेस करने में मुश्किल होती है, बल्क मॉड्यूलस उसका हाई होता है। 43, when listener is moving away from stationary source then frequency will be। देखें, जब लिसनर दूर जाता है स्टेशनरी सोर्स से तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पर वेवलेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेवलेंथ पे तब फ़र्क पड़ता है जब सोर्स मूव करता है, पर यहाँ पे सोर्स स्टेशनरी है, इसलिए हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी और वेवलेंथ सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 44 था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड वो होता है जो हम सुन सकते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेशन करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तो इसलिए इसका जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मीट्स एट अ पॉइंट इन फेज। अगर दो वेव्स इन फेज होंगी तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको पता है एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। इंटरफेरेंस में वैसे भी एम्पलीट्यूड चेंज होता है, तो इसलिए हम कहेंगे सिर्फ एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विथ स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड एंड देयर मैक नंबर। तो मैक नंबर रेशियो होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, पर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से ज़्यादा है, ऊपर बड़ा वैल्यू होगा, नीचे छोटा वैल्यू होगा, तो रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर सब सोनिक ऑब्जेक्ट होंगे तो उनका रेशियो लेस देन 1 होंगे। अगर सोनिक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मैक नंबर 1 होगा, मतलब कि वो स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 होगा, 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज टाइड बिटवीन 2 एंड्स, दी 3 वेवलेंथ्स आर। तो 3 जो वेवलेंथ होंगी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फंडामेंटल वेवलेंथ। फंडामेंटल वेवलेंथ 2L होगी जो कि 12 मीटर, और सेकंड हार्मोनिक वेवलेंथ 2 नंबर कम होगी। अगर 12 को हम 2 नंबर कम भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें तो 6 हो जाएगी। और तीसरी वेवलेंथ जो होगी वो फंडामेंटल से 3 नंबर कम होगी। अगर 12 को 3 से कम करेंगे तो 4 हो जाएगी। तो इसका जवाब होगा 12, 6 और 4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 है, विच पेयर ऑफ साउंड वेव ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम प्रोड्यूस 5 बीट्स। तो बीट्स हमेशा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। यहाँ से 3 बीट्स बनेंगी, यहाँ से 15 बीट्स बनेंगी, यहाँ से 5 बीट्स बनेंगी। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मॉस ऑसिलेटर कैन बी डिक्रीज। अगर हम स्प्रिंग मॉस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड कम करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड के से इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और हमें पता है कि जैसे हम स्प्रिंग को शॉर्ट करेंगे के का वैल्यू बढ़ जाएगा, और के का वैल्यू बढ़ने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होगा मेकिंग स्प्रिंग शॉर्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 51 है, when 20 kg block is hanged by spring produce an extension of 10 cm, then spring constant of spring। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम ऐसे फाइंड करेंगे F = kx। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो उतना होगा जितना वेट है, mg 20 × 9.8, और एक्सटेंशन 0.1 आ गया। 0.1 अगर यहाँ जाके डिवाइड करेगा
तो 1960 न्यूटन पर मीटर आएगा, तो इसका जवाब भी होगा। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 52 है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ ज़ीरो। तो बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो वहाँ होगी जहाँ मीन पोजीशन होगी, इसीलिए x इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 53 है, अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड t, देन हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन के लिए टाइम t/4 लगता है, पर यहाँ पे वो नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 54 जो कि लास्ट है, द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ डबल्ड देन। देखें, पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करते, बाकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है। अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया तो एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, इसीलिए इसका जवाब सी होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ये पेपर एक्सप्लेन करूं, तो इसी तरह आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, और PDF भी मीनवाइल हमने आपसे शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह 25 तारीख को दूसरी आप लोगों की टेस्ट होगी, पर अभी हम ये टेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर से लें, क्योंकि बहुत सारी अकेडमीज़ पे अभी इंटर कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जो टेस्ट अभी 25 को होगी, ये आपकी फ़र्स्ट ईयर में से होगी, और बाकी जो टेस्ट होंगी वो इंशाल्लाह इंटर से होंगी। 3 टेस्ट हैं और 4 फिर कंबाइन होंगे, तो टोटल सेशन हमारा ऐसे होगा। या आप अपने फ्रेंड्स में भी सजेशन दें उनको कि वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उनको भी एडवांटेज मिले।